हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस सेक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा सेक्शन 140 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लास्ट सेक्शन हमने 139 पे एंड किया था। आई एम सो सॉरी, आई हैव नॉट बीन वेरी प्रेजेंट फॉर द पास्ट 2 वीक्स। जो ये चैनल पे रेगुलरली आते हैं एंड आई एम नॉट बीन एबल टू अपलोड लेक्चर्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट होपफुली वी विल कंटिन्यू दिस स्ट्रीक अगेन। सेक्शन 139 में हमने पढ़ा था पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट a local investigation and examination of an expert in context of 133। हमने देखा था कि 133 में कंडीशनल ऑर्डर पास हो सकता है जहाँ पे certain situations enumerated है, कोई unlawful obstruction हो, कोई conduct of preoccupation ऐसा हो जिससे there is a threat to physical health या injurious to health of the community हो, कोई बिल्डिंग ऐसी हो जिसका डिस्पोजल इम्पॉर्टेंट है या जो थ्रेट पोज कर रही है सोसाइटी में, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह अगेन, या कोई ऐसा ट्री है जो गिरने वाला है, या कोई टैंक वेल या एक्सकवेशन अगेन हो जो विच इज़ अंडर द थ्रेट ऑफ एन एक्सप्लोजन। बेसिकली हमने या कोई डेंजरस एनिमल हो, लास्टली कोई डेंजरस एनिमल हो जिसको डिस्ट्रॉय या कन्फाइन करने की ज़रूरत है। ये सब हमने पढ़ा था कि किन सिचुएशंस में एक मैजिस्ट्रेट एक कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं। दिस वाज ऑल स्टडीड इन 133। 133 पढ़ते पढ़ते मैंने आपको ये भी बोला था दैट 133 इज ऑलवेज टू बी रेड विद 138 एंड ऑल्सो 142। तब हमने 138 तो कंप्लीट किया था, बट 142 वी वर नॉट एबल टू कवर। 138 बेसिकली ये बोलता है कि जो ये प्रोसीजर है, once a person appears after a show cause has been issued against him, तो एविडेंस इस पूरे मैटर में कैसे लिया जाएगा, जैसे कि हम एक समन्स केस में लेते हैं। अब 142 में हम ये पढ़ते हैं जो कि विच वी विल गेट टू इन डिटेल। हम ये पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि जब इंक्वायरी चल रही है एक पर्टिकुलर मैटर में अंडर 133, देन इन सच ए सिचुएशन देयर कैन बी एन इंजंक्शन जो एक मैजिस्ट्रेट है वो लगा सकते हैं। ये हमने 142 में पढ़ा। 133, 138 एंड 142, these 3 sections are to be read together. Now, moving on to section 140, power of the magistrate to furnish written instructions, etc. Where the magistrate directs a local investigation by any person under 139, the magistrate may furnish such person with such written instructions as may seem necessary for his guidance. अगर अब हमने देखा कि कोई लोकल इंस्ट्रक्शन 139 में हमने ये पढ़ा, लोकल इन्वेस्टिगेशन भी करी जा सकती है थ्रू एन एक्सपर्ट। अब जो ये मैजिस्ट्रेट है वो इनको क्या दे सकते हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस कि where a magistrate deems necessary कि they need to conduct the investigation in a particular manner. Declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the local investigation shall be paid, कि इनके जो खर्चे होंगे ऑफ द लोकल इन्वेस्टिगेशन जो कोई पर्सन कर रहा है उसके जो एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो कौन पे करेगा। द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन मे बी रेड इन एविडेंस एज द इन द केस। अगेन जो अब ये एक्सपर्ट पर्सन की जो ये ओपिनियन आएगी या जो ये रिपोर्ट आएगी, इट विल बी रेड एज एन एविडेंस इन अ पर्टिकुलर केस। Where the magistrate summons and examines an expert under 139, the magistrate may direct by whom the cause of such summoning and the examination shall be paid. Then 141, procedure on order being made absolute in consequence of disobedience. Where an order is made absolute under 136 or 138, the magistrate shall give notice of the same shall give notice of the same to the person against whom the order was made and shall further require him to perform the act directed by the order within time fixed in the notice, and inform him that in case of disobedience he will be liable to the penalty provided by section 188 of the Indian Penal Code. बेसिकली सिंपल सी एक बात बताई गई है। अब आपने कोई ऑर्डर एब्सोल्यूट तो कर दिया, जैसे मैंने आपको बोला था एक कंडीशनल ऑर्डर होगा, उसके बाद उस ऑर्डर को एब्सोल्यूट किया जाता है। वंस दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेड एब्सोल्यूट, आप उस जिसके खिलाफ वो ऑर्डर किया गया है, यू विल ऑफ कोर्स कन्वे दैट ऑर्डर वाया नोटिस टू दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन इज बाउंड टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दैट ऑर्डर। जस्ट इन केस ही डज नॉट डू सो, तो 188 जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, विच इज डिसोबीडियंस
against order promulgated by Public Servant 188 IPC का, he will be penalized under that. Then subsection 2, if such act is not performed within a time fixed, the magistrate may cause it to be performed and may recover the cost of performing it either by the sale of the building, goods or other property removed by his order, or by distress and sale of any other movable property of such a person within or without such magistrate's local jurisdiction, and if such property is without such jurisdiction, the order shall authorize its attachment and sale when endorsed by magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found. No suit shall lie in respect of anything done in good faith under this section. Basically, अब अगर act फिर से perform नहीं हुआ, if the act is still not performed, that has been fixed, the magistrate क्या कर सकते हैं, may recover the cost of performing it, या वो कर सकते हैं sale of the building, goods या कोई ऐसी property by his order, या कोई distress and sale of any other movable property of such person within or without such magistrate's local jurisdiction. ठीक है, ये सिंपल सा बताया गया है इस सेक्शन में. सेक्शन 142 जो कि रेड विद सेक्शन 133 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में. If a magistrate making an order under 133 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of serious kind to public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made as is required to obviate or prevent such danger or injury pending the determination of the matter. सिंपल सा बात ये बताया गया है. अब इंक्वायरी तो इंक्वायरी की जगह, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इमिनेंट थ्रेट और डेंजर है, उस सिचुएशन में इंजंक्शन का लगाना ज़रूरी है, तो वो इंजंक्शन लगाएंगे मैजिस्ट्रेट. ये दिया गया है सेक्शन 142 में. In default of such person forthwith obeying such injunction, the magistrate may himself use or cause to be used such means as he thinks fit to obviate such danger or prevent injury. No suit shall lie in respect of anything done in good faith by a magistrate under this section. Then 143. Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance. बिल्कुल भी not an important section, but कभी कभी a little index based question थोड़ा important है कि आपसे पूछा जाएगा कि repetition या continuance of public nuisance कहाँ पे दिया गया है, and that is 143. The again authorities DM, STM या executive magistrate EM empowered by state government or the district magistrate in his behalf may order any person not to repeat or continue a public nuisance as defined in IPC or any other special or local law. Then we move on to part C, that is urgent cases of nuisance or apprehended danger. ये थोड़ा important part है, especially section 154. इस सेक्शन के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, both in preliminary examination or in mains examination. What is important in this section is to remember the authorities, DM, STM and executive magistrate. सबसे पहली चीज़, पॉइंटर्स में 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं इस पूरे सेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So while I mention what those things are, it is important that you write them in your notebook or your Baract, or you underline them or just memorize them for those of you who have good memory. सबसे पहले authorities, EM, DM and STM, ये 3 authorities इसमें दी गई हैं. Especially empowered by the state government in his behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. तो कौन सी 3 चीज़ें, किन situations में एक EM, DM और STM empowered हैं by the state government? 3 situations. एक, apprehended danger. Okay, सबसे पहले apprehended danger number 1. Number 2, urgent case of nuisance है. Okay, urgent case of nuisance है. And number 3, speedy remedy is desirable. वैसे तो ये cover होता है 1 and 2 में, but you can or cannot remember it as a third point. तो वो क्या कर सकते हैं? By a written order. Okay, by a written order. Again, this is important. सबसे पहले EM, DM, SDM. दूसरा, किन situations में urgent cases of nuisance या apprehended danger.
तीसरा, by a written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134, direct any person to abstain from. अब यहाँ पे भी ये important line है, any person, मतलब इस section के अंदर आप किसी भी person के खिलाफ order pass कर सकते हैं, any person to abstain from certain act or to take certain orders with respect to certain property in his possession or under his management if the magistrate considers that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety or disturbance of public tranquility or riot or an affray. अब इसमें आप सिर्फ एक ही पर्सन के खिलाफ नहीं, यू कैन नॉट जस्ट पास एन ऑर्डर अगेंस्ट ओनली वन पर्सन, यू कैन ऑल्सो पास एन ऑर्डर अगेंस्ट मल्टीपल पीपल. तो इस सिचुएशन में अथॉरिटी हमारे पास ईएम, डीएम और एसडीएम साहब के पास है. वो एक रिटन ऑर्डर देंगे. रिटन ऑर्डर में जहाँ पे उनको लगेगा कि कोई पर्सन इज देयर इज अ थ्रेट टू, किसी पर्सन की वजह से देयर इज अ थ्रेट टू सम पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी या कोई इंजरी, तो उस सिचुएशन में वो एक रिटन ऑर्डर पास करेंगे और उस पर्सन को डायरेक्ट करेंगे कि आप हमें बताओ कि व्हाई शुड वी नॉट पास एन ऑर्डर, हम आपके खिलाफ ये ऑर्डर क्यों पास ना करें. अब अगर ये पर्सन जो है he does not come before the magistrate, the executive magistrate who has passed an order, तो एक ex parte order भी पास किया जा सकता है by the executive magistrate under subsection 2. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर आप इतना समझ गए ये पूरा सेक्शन कंप्लीट है. 3 अथॉरिटीज हैं, ईएम, एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. जहाँ पे देयर इज अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ या डिस्टर्बेंस है कोई होने वाली है, देयर इज अ थ्रेट टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या कोई राइट होने वाला है या फ्रे होने वाला है, उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट किसी वन पर्सन के अगेंस्ट या मल्टीपल पर्सन के अगेंस्ट उनको या तो शो कॉज ऑर्डर दे कैन इशू अ शो कॉज नोटिस अगेंस्ट दीज पीपल एंड उनको पूछ सकते हैं आप बताओ व्हाई डू वी नॉट पास अ पर्टिकुलर ऑर्डर अगेंस्ट यू. जहाँ पे ये पर्सन does not appear before the magistrate, an ex parte order can be passed against such a person. An order under this section may, in cases of emergency or in circumstances where or where the circumstances do not admit to serving in due time of notice upon the person against whom the order is directed, pass an ex parte order. तो दो situations में ex parte, जहाँ पे person नहीं आ रहा before the magistrate या situation इतनी imminent danger की है या इतनी it is what is the word for it? It is of an emergency. Then in such a situation, again an ex parte order can be passed. An order under this section may be directed to a particular individual or to persons residing in a particular place or area or to public generally when frequenting or visiting a particular place or area. No order under this section shall remain in force for more than 2 months from the making thereof. अब यहाँ किसके खिलाफ किया जा सकता है वो मैंने आपको बोला. ex parte orders अगेन मैंने आपको बोला. अब जो ये मैजिस्ट्रेट हैं ये सिर्फ 2 महीने तक के ऑर्डर पास कर सकते हैं. वंस द 2 month पीरियड एक्सपायर्स, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 months 6 months के लिए ये ऑर्डर अगेन इन कंटिन्यूएशन कैन पास एन ऑर्डर अगेन, provided that the state government considers it necessary so as to do for preventing danger to human life, health, safety, preventing riot or an affray, if may by notification direct that an order made by the magistrate under this section shall remain in force for such a further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by the magistrate would have but for such order expired as it may specify in the said notification. Any magistrate may either on his own motion or on the application of any person aggrieved to rescind or alter any order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him or his predecessor in office. बहुत सिंपल सी बात है. There is nothing that needs an explanation here. Basically alter, rescind, order कर सकते हैं. कोई सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा या प्रेडिसेसर अगर कोई होगा ऑफिस का तो दे कैन
modify or alter or do whatever with the order. The state government may either on its own motion or on application of any person aggrieved rescind alter any order made by it under proviso to subsection 4. Then subsection 7, where an application under subsection 5, subsection 6 is received, the magistrate or the state government, as the case may be, shall afford to applicant an early opportunity of appearing before him or it either in person or by a pleader and showing cause against the person, and if the magistrate or state government, as the case may be, rejects the application wholly or in part, he or it shall record in writing the reasons for doing so. Section 144 में सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो आपको which you need to keep in mind. Then I think I have missed out on section 144A, not a very important section. I will read it out from my bare act, and those of you who are here and attending this lecture, I hope आपकी bare act आपके सामने होंगी, because it makes no sense to come for studying something and not have your bare act in front of you. So section 144A, power to prohibit carrying arms in procession or martial or training with arms. जो मैजिस्ट्रेट हैं इसमें भी जो अथॉरिटी हमें 144A में दी गई है, the authority district magistrate basically, I'm so sorry, 144A अगेन एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स. हमने अभी तक जितने भी सेक्शंस पढ़े, वी हैव ओनली बीन स्टडिंग अबाउट द एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स. जहाँ पे भी district magistrate he considers it necessary so as to for the prevention of public peace or public safety or for the maintenance of public order by public notice or any order prohibit in any area within the local limits of his jurisdiction the carrying of arms in any procession or the organizing or holding of or taking part in any martial or mass training with arms in public place. The public notice issued or an order made under this section may be directed to a particular person or to persons belonging to any community, party or organization. Subsection 3, no public notice issued or an order made under this section shall remain in force for more than 3 months from the date on which it is issued. फिर 5 स्टेट गवर्नमेंट का पार के बारे में बात करता है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर सेक्शन टू यू. सेक्शन 144A सिंपली ये बताता है कि जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लगता है that उनकी लोकल jurisdiction में that he prohibits the carrying of arms in a procession, तो वो ऐसा कर सकते हैं. ये ऑर्डर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है या मल्टीपल पीपल के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ भी पास किया जा सकता है. ये जो ऑर्डर होगा passed by the district magistrate that will remain in force for 3 months. और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस ऑर्डर को 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दीज 3 मंथ्स. सिंपल सी बात इतनी बताई गई है. बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो एक पब्लिक नोटिस इशू करेंगे कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन में या तो किसी एक पर्सन के अगेंस्ट या एक कम्युनिटी के अगेंस्ट या किसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कि मेरे इस एरिया में देयर विल बी नो the usage or carrying of arms या कोई प्रोसेशन में भी आर्म्स यूज नहीं किए जाएंगे. और ये ऑर्डर रहेगा इन फोर्स फॉर 3 months and once that 3 month period expires, state government can by virtue of subsection 4 of 144A वो उस ऑर्डर को एक्सटेंड कर सकते हैं for a period of 6 months. This is literally what is in section 144A. 145 I have seen a lot of questions being asked from 145. जो important parts होंगे मैं आपको definitely बताऊंगी. But for your easier understanding of section 145, क्योंकि 146, 145 और 147 थोड़े बड़े sections लग रहे हैं. But 145 and 147 literally same sections हैं. But इसमें 2 differences हैं. There is only basically not 2 differences, only 1 difference. 145 में जो है dispute concerning land or water है
ठीक है, देयर इज अ डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एंड वाटर. एंड अगर आप 147 देखेंगे, देयर इज अ डिस्प्यूट कंसर्निंग द यूजेज ऑफ द लैंड और वाटर. तो 145 में there is a dispute with respect to land or water, but 147 में there is a dispute with respect to usage of 140 of land or water. This is the difference between 145 and 147. Otherwise इनकी जो language है that is very very similar to 144. Now 145, again the authority executive magistrate is satisfied from the report of the police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such a dispute to attend his court in person or by his pleader on a specified date and time to put in written statements of their respective claims as regards to the fact of actual possession सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. बेसिकली यहाँ पे पोजेशन के रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हैं अपॉन रिसीविंग ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन कि किसी पर्टिकुलर जगह पे देयर इज अ थ्रेट टू peace and security because there is a dispute that is existing किसके लिए against the possession of land or water. तो जो मैजिस्ट्रेट हैं, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हैं, वो क्या करेंगे, वो एक ऑर्डर इन राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, बेसिकली एक ऑर्डर लिखेंगे, वो ग्राउंड्स लिखेंगे कि वो क्यों सेटिस्फाई हुए to call certain parties to attend his court and to explain कि why बेसिकली सेटिस्फाई कि किसका क्लेम है उस पर्टिकुलर लैंड या वाटर पे जो जहाँ पे थ्रेट अराइज हो रहा है कि इससे ब्रीच ऑफ पीस होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन 145 subsection 1. For purposes of this section, expression land or water includes building, market, fisheries, crops or other produce of land and the rents of profit or of such property. अब ये this is an important subsection. इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे and they'll ask you कि बताइए for the purposes of section 145 land or water में क्या क्या include होता है. तो कौन कौन सी चीज़ें include होती हैं. Number 1, buildings, market, fisheries, crops or other produce of land and the rents or profits of any such property. ठीक है. Then a copy of the order shall be served in the manner provided by this court for the service of summons upon such person or persons as the magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute. Parties को लाइक सर्विस ऑफ जैसे समन्स भेजी जाती है उनको ये भेजा जाएगा एंड जहाँ पे सब्जेक्ट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है दैट इज लैंड और वाटर तो उस एरिया में भी वो चिपकाया जाएगा. द मैजिस्ट्रेट शैल then without reference to the merits of the claim of any of the parties to a right to possess the subject of dispute peruse the statements so put in. Here the parties receive all such evidence as may be produced by them, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in possession of the subject of dispute. Provided that if it appears to the magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of the police officer or other information was received by the magistrate, and after the date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so dispossessed as if the party had been in possession on the date of his order under subsection 1. बहुत सर खवाई वाला सबसेक्शन लग रहा है. अब सिंपली ये बात बता रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हुआ कि कोई पार्टी है उसको डिस्पोजेस किया था 2 महीने पहले बिफोर द पुलिस रिपोर्ट वाज पास्ड, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट will consider that party to be in the possession of the particular land or water. Nothing is in this
section shall preclude any party so required to attend or any other person interested from showing that no dispute as aforesaid exists or has existed, and in such a case the magistrate shall cancel his said order and all further proceedings thereon shall be stayed, but subject to the such cancellation the order of magistrate under subsection 1 shall be final. कोई भी पार्टी जो है वो मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर सकती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो डिस्प्यूट दैट एग्जिस्ट, देन द मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेंगे, वो सारी प्रोसीडिंग्स को स्टे करेंगे, ठीक है. Then subsection 6, if a magistrate decides that one of the parties was or should under the proviso of subsection 4 be treated as being in such possession of said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law and forbidding all disturbance to the possession until such eviction, and when he proceeds under proviso of subsection 4 may restore to possession the partly forcibly and wrongfully dispossessed. Then the order made under this subsection shall be served and published in the manner as has been given under subsection 3. When a party to any proceeding dies, तो magistrate क्या कर सकते हैं, उनके legal representative of the deceased party को बुला सकते हैं और बोलेंगे भाई now you can continue the proceedings on behalf of the person that has died. Then if the magistrate is of the opinion that any crop या कोई ऐसा produce of the property है which is a matter of dispute between the parties, तो and the entire thing is subject to natural decay या speedy decay, तो magistrate क्या करेंगे, वो एक order करेंगे for the proper custody of the particular produce या उसकी sale भी कर सकते हैं. हमने इससे पहले भी ये पढ़ा है. For those of you who are attending or who are even listening to this lecture, please tell me कि हमने previously किस section में पढ़ा था that the magistrate has a power to sale कोई ऐसी चीज़ जो prone to natural decay है, ठीक है. He may make an order for proper inquiry of sale of the particular property and upon completion of the inquiry shall make an order for the disposal of such property or for sale produce thereof as he thinks fit. The magistrate may, if he thinks fit, at any stage of the proceedings under this section on the application of either party issue a summons to any witness directing him to attend the or produce any document or thing. Nothing in this section shall be deemed to be in derogation of the powers of the magistrate to proceed under section 107. आप किसी witness को भी बुला सकते हो. I am not going to read out section 147. It's exactly the same. लेकिन 145 में आप सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, that is there is a dispute with respect to possession, and in 147 there is a dispute with respect to usage. Language बिल्कुल same है. There is कोई भी जो आप यहाँ पे 145 में पढ़ा बिल्कुल वही है 147 में भी. Power to attach subject to dispute and to appoint a receiver. Basically the magistrate has the power of attachment as well as the appointment of a receiver under section 146. Index point of view से important है, can be asked. If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of 145 considers the case to be one of emergency, or if he decides that none of the parties was then in the possession as is referred to in section 145, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court has determined the rights of the parties thereto with regard to the person entitled to possession. जहाँ पे possession अभी समझ नहीं आ रही किसके पास है, magistrate ये क्या कर सकते हैं, जब तक ये finalize नहीं होता कि possession फिलहाल किसके पास जाएगी, वो उस property को attach कर सकते हैं जब तक एक competent court ये declare ना करे कि who basically is entitled to possession, provided that the magistrate may withdraw the attachment to at any time if he is satisfied that there is no longer any likelihood of breach of peace with regard to the subject of dispute. Okay, I think I have made a mistake because I'm sure there is more to section 146. Yeah, 147 में हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले. We are going to end with 147, but looks like slide बनाते बनाते I have left out subsection 2 and the proviso of subsection 2, and I have not made a slide for that. That's okay. There is nothing that is very difficult. और those of you who are here जिनकी listening power ठीक ठाक है, मैं धीरे पढ़ूंगी subsection 2 so that you understand what is given there. When a magistrate attach the subject of dispute
He may, if no receiver in relation to the subject of dispute has been appointed by any civil court, make such arrangements as he considers proper for looking after the property, if he thinks fit, appoint a receiver thereof, who shall have, subject to the control of magistrate, all powers of the receiver appointed under the CPC. जहाँ पे किसी भी civil court ने अभी receiver appoint नहीं किया with respect to the property, the magistrate can appoint a receiver, and he will be under the general control of the magistrate, and the receiver will have exactly the same powers as that, are that of the receiver under criminal procedure, civil procedure code, जैसे CPC में एक receiver के powers होते हैं. Provided that an event of a receiver being subsequently appointed in relation to subject of dispute by any civil court, the magistrate shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court, and shall thereafter discharge the receiver appointed by him, may make such other incidental or consequential orders as may be just. अब अगर कॉन्सिक्वेंटली सिविल कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर लिया, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो जो उन्होंने सब सेक्शन 1 में जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया था, वो उनको बोलेंगे भाई साहब आपको तो हमने अपॉइंट किया था, सब सेक्शन 2 में जो अपॉइंट किया था आपको तो हमने अपॉइंट किया था, बट नाउ यू हैव टू गिव मी ऑल द, नाउ आई टेक अवे ऑल द पावर्स फ्रॉम यू एंड दे विल बी हैंडेड ओवर टू द रिसीवर अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट, या वो कोई ऐसा इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं. 147 I'm not going to explain, because 147 as I said it is literally the same as 145, language भी same है. जैसे आप इंडेक्स में देखेंगे dispute concerning right of use, and 145 procedure when dispute concerning land or water is likely to cause the breach of peace. इसमें जो subsection 1 है उसकी last line अगर आप देखोगे, the fact of actual possession of the subject of dispute, तो ये it is with regard to possession, and 147 is with regard to the usage. 148 talks about local inquiry, where a local inquiry is necessary for the purposes of 145, 146 and 147. dispute है with respect to 145, 146, 147, जो district magistrate STM डिप्यूट करेंगे किसी भी magistrate को जो subordinate है, to make an inquiry and may furnish him with all such necessary instructions as may be necessary for his guidance, and may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid. 148 बोल रहा है कि आप कोई dispute 145, 146 या 147 के अंदर अगर कोई dispute है, तो जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट है उनके पास इंक्वायरी का पावर दिया गया है, एंड दे कैन ऑल्सो डिसाइड कि जो वो इफ दे हैव डिप्यूटेड अ सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, दे कैन गिव हिम रिटन इंस्ट्रक्शंस कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. और जो उसके एक्सपेंसेस होंगे वो कौन कैसे, हाउ एग्जैक्टली आर दे गोइंग टू बी इनकर्ड, ये भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकते हैं. The report of any person so deputed may be read as evidence. ये हमने पीछे भी पढ़ा, that of course the report that is given after an inquiry that by an expert will be read as an evidence. Subsection 3, that any costs have been incurred by any party to a proceeding under 145, 146, 147, the magistrate passing a decision may direct by whom such costs shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding, and whether in whole or in part of the proportion, and the cost may include any expenses incurred in respect of witness or pleader's fees which the court considers reasonable. सिंपल सी एक बात याद रखो, 145 में डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू पोजेशन है, ठीक है, उसमें सब सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है जो बोलेगा कि लैंड और वाटर का क्या मतलब है. इसमें आप जो है ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे. 146 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर से, 147 विद रिस्पेक्ट टू द यूजेज डील करता है, एंड 148 सिंपल लोकल इंक्वायरी. इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, सब सेक्शन 1 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडेक्स सेक्शन का इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है अंडर 145, 146, 147, तो भाई लोकल इंक्वायरी किस सेक्शन के अंडर होगी, 148. सिंपल सी इतनी बात. इसके बाद हमारा चैप्टर 11 है. आई डेलिबरेटली डिड नॉट मेक स्लाइड्स फॉर दिस बिकॉज ये इतने टुच्चे सेक्शंस हैं कि बिल्कुल इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अगर आप लिटरली 5 मिनट के लिए अपनी बैराक्ट खोलोगे, आप पढ़ोगे, आपको ये समझ आ जाएगा. देयर इज नथिंग दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड. सो इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली चैप्टर 12 से स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पास्ट इन्वेस्टिगेट, which begins one of the most important chapters of criminal procedure code. And hopefully, I know मैंने आज तक आपको ज़्यादा केस लॉज नहीं दिए हैं, बिकॉज ये वो सेक्शंस नहीं हैं जहाँ पे सब्सटैंशली आपसे कोई क्वेश्चन में केस लॉज पूछे जाएंगे. इंडेक्स बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेकिन अब इंशाल्लाह मैं विद एन एक्सप्लेनेशन to all these sections मैं आपको different case laws वगैरह भी बताऊंगी what is important, and I hope that you guys tune back in. and जो आज मेरी channel पे पहली बार आए हैं, please subscribe to my channel so that I keep going on and I have the motivation to do better and to post on more videos for you. See you next time. Bye bye.